हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर नंबर 4 चल रहा है डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 4 के अंदर लेक्चर नंबर 4 है और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है, टीए यानी टेंसर एनालिसिस। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्वेश्चंस नंबर 2 है। इससे पहले हमने केवल एक क्वेश्चंस किया है, वो भी हमने एग्जाम्पल नंबर 3 का। तो देखिए आज हमारे पास क्वेश्चंस नंबर 2 है। इससे पहले आप लास्ट लेक्चर्स नंबर 3 देख चुके होंगे जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट एंड इनवेरिएंट से रिलेटेड डेफिनेशंस वगैरह सीखी थी। ठीक है भाई, तो आज हम उसी डेफिनेशंस को यहाँ काम में लेंगे। तो आज हमें करना है क्वेश्चंस नंबर 2 और क्वेश्चंस नंबर 2 है ये जेपीएच की बुक में पेज 9 के ऊपर वहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 से दिया हुआ है और जो एग्जाम्पल नंबर 3 उसे हमने क्वेश्चंस नंबर 1 माना और ये क्वेश्चंस नंबर 2। तो लिखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हो, साथ साथ मैच करते हो तो। ओके भाई, अब आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए और पहचानिए कि क्या ये हमारे पास कहीं से टेंसर्स एनालिसिस का क्वेश्चंस दिखाई देता है। तो चलिए पढ़िए। इसके अंदर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि इफ ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स x डॉट y डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देन r डॉट थीटा डॉट आर इट्स कंपोनेंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा बोलता है कि वेक्टर हैज कंपोनेंट्स x डबल डॉट y डबल डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देन इट्स रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2r r डॉट थीटा डॉट है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम समझें उससे पहले कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। एक तो लिख रखा है x डॉट और एक लिख रखा है y डॉट। समझते हो ना इसका मतलब क्या होता है। डीजी की पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट में सीख चुके हैं कि x डॉट होता है उसको लिखा जाएगा dx बाई dt, 3 बराबर के साइन लगा के। y डॉट होता है वो एक प्रकार से क्या होता है dy बटा dt। तो आप dx बटा dt लिखिए या y डॉट बटा dy बटा dt लिखिए। अब आपको पता है डैश लगता है तब आप क्या करते हो dx बाई ds, आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते थे। ये आप यूनिट नंबर 1 के अंदर सीख चुके हैं। तो डॉट का मतलब अपने आप ही क्या होता है, उसका टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। और डबल डॉट का मतलब क्या हो गया, देखो थीटा डबल डॉट x डबल डॉट y डबल डॉट, डबल डॉट का मतलब कितना हो गया, एक डॉट और लगा दो तो इसका मतलब हो गया d2x बाई dt स्क्वायर और एक y डबल डॉट हो गया d2y बाई dt स्क्वायर, d2y बाई dt स्क्वायर। तो पहले तो ये क्लियर कीजिए कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स दे रखे हैं x डॉट और y डॉट, इसका एक्चुअली मीन्स क्या है। x डॉट इज इक्वल टू dx बाई dt, y डॉट इज इक्वल टू dy बाई dt, x डबल डॉट इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर एंड y डबल डॉट इज इक्वल टू d2y बटा dt स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हमें 4 कंपोनेंट्स और दे रखे हैं। देखो r डॉट थीटा डॉट r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, सो थीटा डबल डॉट प्लस 2 बाई r डॉट थीटा डॉट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं छोटी छोटी बातों को आपस में इंटरकनेक्ट करना, तो आपके एक मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैकेनिक्स पेपर है बीएससी 3rd ईयर के अंदर, आपने इसे खूब देखा होगा और वहां अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो आपके नाम भी समझ में आ जाएगा कि अरीय वेग हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास अनुप्रस्थ वेग क्या होता है। फिर हमारे पास आ जाता था अरीय त्वरण हमारे पास क्या आता है और अनुप्रस्थ त्वरण हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ये तो चलो हिंदी में। अब जैसे मैं बोलूं अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, तो आपको पता है बीएससी 3rd ईयर में गति विज्ञान के अंदर या यांत्रिकी वाले पेपर में आपने ऐसे सीखा था और वहाँ पहली यूनिट थी। बट अब हमें इंग्लिश में लिखना है तो ये हो जाएगा रेडियल एंड ट्रांजिटिव, ये हो जाएगा रेडियल और ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा रेडियल और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांजिटिव, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव। तो वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ये आ जाएगा वेलोसिटी और ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक आ जाएगा हमारे पास है ट्रांजिटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है। एक तो ये बीएससी थर्ड ईयर में काम में लिया था, एक आप पेपर 5th पढ़ोगे, शायद आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ भी ली होगी पेपर 5th के अंदर ही, जब आप मैकेनिक्स में डायनेमिक्स की यूनिट फर्स्ट पढ़ते हो तो उसमें भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं ये जो डायरेक्ट काम में आते हैं। तो अब आपके पास वही अरीय और अनुप्रस्थ वेग वाले हैं। अब आप इसको बोलोगे रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, फिर रेडियल एक्सेलरेशन से एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशंस, ठीक है। तो ये अपने पास वही पुराने अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण है। हालांकि क्वेश्चंस में लिख के दे रखा है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। बताओ भाई, रेडियल वेलोसिटी हमारे पास वहां क्या होती थी, आर डॉट, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती थी, थीटा डॉट। फिर रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता था हमारे पास ही, 1 बाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। इस रिजल्ट को आपको पता ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 बाई आर स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक डॉट और लगा दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का डिफरेंशिएशन, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r, और खुद r का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर डॉट आ जाएगा। अब इसके अंदर आर स्क्वायर का भाग दे दो तो ये तो बचेगा थीटा डबल डॉट, ये बचेगा, आर स्क्वायर का भाग देंगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर डॉट और थीटा डॉट। तो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा डबल डॉट प्लस 2 बाई आर डॉट इंटू थीटा डॉट, और यही कंपोनेंट्स इधर लिख रखे हैं। देखो ये आर डॉट है रेडियल वेलोसिटी, ये थीटा डॉट है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, फिर ये हमारे पास है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर यानी रेडियल एक्सेलरेशन से, और थीटा डॉट प्लस 2 बाई आर डॉट थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट प्लस ये लिख रहा थीटा डॉट प्लस 2 बाई आर डॉट थीटा डॉट। ये ऐसे भी लिख के दे सकता था 1 बाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये सब हमारे पास क्या है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास, हालांकि आप नहीं भी मैं बताता तो भी चल जाता और बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाता, बट ये हमारे पास इसकी क्रॉस जांच है कि ताकि हमारे पास साथ साथ मैकेनिक्स की जैसे डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर वहाँ कुछ रिजल्ट्स हमारे पास काम में आए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपस में याद रखोगे तब जाके आपको कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलो, एक तो ये आ गया रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक प्रकार से वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन से क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं, है ना भाई। वेलोसिटी, कंपोनेंट्स, चाल, दूरी, सब ये एक प्रकार से क्या है, अरे पता होगा ना, वेग है, वेग आगे हिंदी में ही बताऊं आपको, अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है, तो आपको पढ़ा होगा ये सदिश। अब देखो हिंदी धीरे धीरे अच्छी नहीं लगेगी, है ना। मैं बोलो वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है। हाँ, अगर मैं चाल बोल दूं, चाल यानी डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, वो स्केलर होता है, अदिश होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ये वेक्टर होते हैं। तो बताइए ये हमारे पास वेक्टर नाम आ गया कि नहीं आ गया, तो ये वेक्टर है कि नहीं, तो वेक्टर का मतलब उसके अंदर वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, या वेक्टर है जी कंपोनेंट्स, समझ गए भाई। तो ये बहुत ही सोच के आके देखो, कंपोनेंट्स लिखा गया क्योंकि हैं ये कंपोनेंट्स, या वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है इसी वेक्टर के घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ हर एक शब्द, जैसे यहाँ लिख दिया एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट, इसका मतलब ये इसको बता रहा है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो यहाँ भी वर्ड्स क्या आ गया है, वेक्टर आ गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सी बातें सोच समझ के लिखी गई हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाया है, इसीलिए हम आपको इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तो चलो ये मैकेनिक्स है तो हमें पता चल गया, वरना मैं सीधा बोलता ये वेक्टर कंपोनेंट्स कैसा हुआ तो आपको शायद कुछ दिक्कत आ सकती थी, पर आपका पढ़ा हुआ है साइंस के अंदर कि वेग और त्वरण हमेशा सदैव एक सदिश राशि होते हैं। अरे याद करो 11th क्लास में आए थे, शुरुआती साइंस था, तब 11वीं क्लास में कैसे इनको याद किया करते थे कि कौन अदिश है कौन सदिश है। तो काफ़ी सारी वेक्टर, और आज इसके बस इंग्लिश मीडियम में चेंज हो गया, स्केलर और वेक्टर बन गए, और वेग और त्वरण वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बन गए हैं, ठीक है। तो अब इसको समझिए, हमारे पास अगर क्वेश्चन देखो, नंबर 1 क्या करा, इफ ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स, यस, इफ ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स x डॉट y डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपको एक बार देखो बनाना ये डायग्राम, मैं ऐसे समझा देता हूँ।
जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब एक आयत होता है। जैसे ये अक्ष आ गया, ये अक्ष डैश आ गया, ये y आ गया और ये y डैश आ गया। समझिएगा इस बात को। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट मान लिया P है, वो अक्ष और y है, तो इस पॉइंट को यहाँ से मिलाइए और इस पॉइंट को आप यहाँ से मिलाइए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर बन गया है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या बन गया है, एक रेक्टेंगुलर या एक आयत बन गया है। सीधे सीधी भाषा में बोलो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन गया है। दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, वेलोसिटी की x डॉट है और y डॉट है, मतलब ये पॉइंट हमारे पास x y है, तो ये हमारे पास x के ऊपर x है, y का इसमें क्या है 0 है, ये क्या है 0 और y है, ये क्या है 0 और 0, बट अपने को इस कोऑर्डिनेट्स वगैरह में नहीं जाना है। तो मैं बोलूँ भैया बताओ ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, x है, और ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, y है, और ये किसके अंदर है भाई, 2D के अंदर है। क्यों, दो ही कंपोनेंट्स दे रखे हैं, एक तो x डॉट है और एक y डॉट है। इसका मतलब तीसरी डायरेक्शंस का इन्होंने जिक्र भी नहीं किया है। आगे क्या बोल रहा है कि अगर ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तब आप सिद्ध कीजिए कि r डॉट थीटा डॉट आर कंपोनेंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये बोल रहा है सिद्ध करो कि ये पोलर के अंदर चले जाएंगे, और पोलर के अंदर जाने का मतलब आपको पता है, इसको पोलर में कैसे चेंज करते हैं, तो आपको मानना है ये पॉइंट P और इसके अंदर एक तो r डिपेंड करेगा और एक थीटा डिपेंड करेगा, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये तो होते हैं कार्टेशियन, ये तो होते हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। हालांकि मेरे को ये बहुत छोटी बात है, आपको अच्छे से पता है, नहीं बतानी चाहिए, फिर भी आप सीखिए इसको, बिल्कुल गहराई से सीखेंगे ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेक्टर क्यों लिखा गया है, इसको बहुत सोच समझ के लिखा गया है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। पोलर में क्या कहते हैं, चलो भाई यहाँ चलिए, ये इसकी रेडियल डिस्टेंस है और ये इसका एंगल थीटा है। अब अगर आप इसके 90 डिग्री का ये डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, r sin थीटा। कंपैरिजन कर लो, ये डिस्टेंस x है, चेंज होके किसके चली गई, r cos थीटा के अंदर। देखिए ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस यहाँ क्या है, r cos थीटा। ये डिस्टेंस यहाँ y है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, r sin थीटा। ये कितनी है, r sin थीटा। अगर मैं दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, r स्क्वायर। करके देख लेना, खूब अच्छे से होता है। इसके अंदर इसका भाग दे दूं तो आप बोल सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये ऐसे बोल दो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, पोलर में चेंज होगा तो कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये क्या होता है, एक दूसरे का रिलेशन होता है ना भाई। ये क्या होता है, एक दूसरे का रिलेशन होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट की ओर आप कन्वर्ट हो गए हैं। ध्यान दीजिए, यहीं से हम अपना टेंसर्स निकाल के लाएंगे। यस, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब आप लास्ट लेक्चर्स नंबर 3 की बात कीजिए, है ना भाई। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं बहुत अच्छे से कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक, कोवेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट रैंक एंड इनवेरिएंट, इन तीनों की हमने डेफिनेशंस बताई थी और हमें लगभग 50 मिनट लगे थे। उसके अंदर आपको क्या समझाया गया था, एक प्रकार से कॉन्ट्रावेरिएंट हो या कोवेरिएंट हो, दोनों ही क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आपस में रिलेटिव होते हैं। यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। वहां हमने ऐसे माना था कि ये तो एक एस फ्रेम है, मान लो ये तो हमारे पास क्या आ गई, एस फ्रेम आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एस बार फ्रेम आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, एस बार फ्रेम आ गई। सोचिए, एक फ्रेम एस है, दूसरी फ्रेम एस बार है। वहां ऐसे समझाया था कि एक फ्रेम एस है, कन्वर्ट होके किस में आ गई है, दूसरी फ्रेम एस बार के अंदर आ गई है। ठीक है भाई, तो एक कोऑर्डिनेट से हम दूसरे कोऑर्डिनेट की ओर जाएंगे। तो उसको मैं अगर वापस से क्यों कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर मैं यहाँ लूंगा, तो अपने को ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो मैं लास्ट थोड़ा सा, बस पूरा तो नहीं बता सकता पर इतना सा देख लो। ये फ्रेम थी, ये फ्रेम एस बार में चली गई। यहाँ हमने ऐसे लिया था x1 x2 से लेके xn, हालांकि लेक्चर 1 में भी मैं समझा चुका हूँ। तो ये x बार 1 x बार 2 से लेके x बार n तक, तो इनका आपस में कैसे रिलेटिव था कि अगर आपने x बार j लगा दिया तो x बार j लगाइए,
और यहाँ क्या आ जाएगा अक्स 1 अक्स 2 से लेके, या शॉर्टली लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा अक्स आई आ जाएगा। ये अक्स बार जे लगाया और ये अक्स आई आ गया। इसी प्रकार आप अक्स के ऊपर आई लगाएंगे तो ये अक्स आई और ये क्या आ जाएगा अक्स बार जे आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है रिलेटिव हैं, ये एक दूसरे के क्या है रिलेटिव हैं। तब हमने इसको कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट नाम दिया था और दोनों को लिखने का तरीका हमारे पास अलग था, वो भी विस्तार से बताया गया था कि ऐसा ही क्यों लिखा जाता है। तो ये तो लेक्चर 3 आप देख चुके हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर नहीं देखा है तो फिर यहाँ आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी और आपको मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, आज हमारे पास एक तो ये फ्रेम है 2D वाली, देखिए ध्यान से, आज हमारे पास ये फ्रेम है 2D वाली और ये फ्रेम चेंज होके आ गई इस 2D के अंदर। अब आपको पता है 2D के अंदर कितने डायरेक्शन होंगे, ओनली एक्स एंड वाई। तो यहाँ एक तो अक्स 1 होगा, एक अक्स 2 होगा, तो यहाँ एक अक्स बार 1 होगा और एक अक्स बार 2 होगा। ठीक है भाई, तो आज हमारे पास क्या है 2D है, 2D है ना, ज़्यादा एन डायमेंशंस नहीं है। इस फ्रेम को आप एस मानिए और ये हमारे पास 2D है, तो एक अक्स 1 है और दूसरा अक्स 2 तक है। ये आपस में रिलेटिव हो गए, किस में आ गया फ्रेम एस बार में आ गया और ये क्या बन जाएगा हमारे पास है अक्स बार 1 और अक्स बार 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास 2D के अंदर है और ये क्या था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स और वाई थे, ये चला गया हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आर और थीटा के अंदर। क्यों लिख रहा हूं मैं ये सब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वेक्टर है जिसका कंपोनेंट एक्स डॉट और वाई डॉट है, तो ये मैंने समझा दिया कि क्यों इसे वेक्टर बोला गया है इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अभी आपको बताया है, यही क्या होता है आयत होता है, जैसे पॉइंट हो गया ना पी एक्स वाई। अगर ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो आप सिद्ध कीजिए कि आर डॉट थीटा डॉट, ये हमें लेके आना रिजल्ट से कि ये कंपोनेंट्स होंगे पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। तो हमें पता भी है एक्स और वाई के ये रिलेशंस होते हैं, बट आज हमें इसको वेक्टर के माध्यम से इसे सोल्व करके या प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेटिव है। रिलेशन क्या आ गया इन दोनों का आपस में, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मैं चाहता तो इन सब बातों को डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट उसमें वो समझने का मजा नहीं रहता, जैसे अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो वजह क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरी में लेके आनी है हमें पोलर में, और अगर एक फ्रेम दूसरी फ्रेम में चेंज होती है तो कौन से टेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। ये लास्ट लेक्चर नंबर 3 में समझाया था कि जैसे ये चेंज हो गए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव है। ये देखिए एक्स की बार जे है ये एक्स की साथ आई से है और एक्स की आई है वो एक्स की बार जैसे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव है तो हमारे पास कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर से यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सब बातें केवल और केवल समझने के लिए। अब हम इस छोटी छोटी चीज़ों को, दो ही पॉइंट्स क्यों लिए भाई, x1 x2 x3 xn क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2D तक है। एक हमें x डॉट दे रखा है और एक हमें y डॉट दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसे बिल्कुल विस्तार से लिखेंगे और काम की बात ही लिखेंगे, और उसको हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, कि चूंकि हम जानते हैं कि देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये पोलर और कोऑर्डिनेट का रिलेशंस मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आप सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे और कॉमन लगाएंगे। कॉमन में क्या क्या बातें आ जाएंगी कि इन दोनों का रिलेटिव रिलेशन हमारे पास ऐसे होता है, ये हमारे पास ऐसे है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ताकि हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को काम में ले सकें। ठीक है भाई, तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, या इट इज गिवन दैट कर लो, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट कि ऐसा हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट। और ये पहले तो ये बताओ कि दो ही पॉइंट्स तक लेंगे, द स्पेस इन 2D, वो टॉपिक था ना लेक्चर 1 में बताया था, स्पेस इन n डायमेंशंस। तो n की जगह कितनी आ गई 1 और 2, एक तो x1 और एक x2। तो इट इज गिवन दैट द स्पेस इन 2D, द स्पेस इन 2D मत लिखना, पूरा नाम लिख दे देना 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन, और ब्रैकेट्स में लगा देना ये 2D के अंदर है। ओके भाई, तब हम क्या करेंगे, तब हमने माना देन लेट, हमें पता है एक x1 है एक x2 है, ध्यान से एक x1 है और एक x2 है, एंड एक हमारे पास x बार 1 है और एक x बार 2 है।
एक हमारे पास अक्स बार 2 है। यस, ध्यान से सीखिएगा इसे। एक हमारे पास अक्स बार 1 है और एक हमारे पास अक्स बार 2 है। ठीक है, अक्स 1 है और अक्स 2 है, एंड एक हमारे पास अक्स बार 1 है एंड अक्स बार 2 है। ओके, तो एक बार से कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दे रखे हैं। नॉर्मली हम बात करें तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अक्स और वाई होते हैं। ठीक है भाई, नॉर्मली हम बात करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट अक्स और वाई होते हैं। अक्स और वाई पोलर में चेंज होके किस में आ गया, आर और थीटा के अंदर। पोलर में चेंज होके किस में आ गया, आर और थीटा के अंदर। यहाँ शायद दिखाई ठीक दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, यहाँ तक आपको दिखाई दे जाना चाहिए कि मतलब हमारे पास जो 2D के अंदर जो कन्वर्ट हो रहे हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो आंसर हमारे पास मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई चेंज होके किस में जा रहे हैं, आर थीटा के अंदर। तो कंपेयर करो, अक्स 1 की जगह क्या लिखेंगे, अक्स, और अक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, वाई। तो हमने अक्स 1 की जगह क्या लिख दिया, अक्स, और अक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, वाई। इसी प्रकार देखिए, अक्स बार 1 की जगह हमको क्या लिखना है, आर, और अक्स 2 बार की जगह आप क्या लिखोगे, थीटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिलेशंस है। एंड और साथ साथ इनका रिलेशंस ये और दिखा देना, एंड किसकी वजह से ये आर थीटा एक्स वाई लिखे हैं, तो इनका रिलेशंस ऐसे है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ऊपर वाले को हम इक्वेशंस नंबर 1 मान लेते हैं, नीचे वाले को हम इक्वेशंस नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये बात मैं एक बार यहाँ से कॉमन लिखूंगा, ना तो मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ूंगा और ना ही मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन से पढ़ूंगा। हमें ये पता चल गया जो वेक्टर हैं ये कॉन्ट्रा वेक्टर बोलो या कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर्स बोलिए, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी ये पोलर और कार्टेशियन आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेशंस में, और ये हमेशा रिलेशंस में इस प्रकार से होते हैं। तो हम अपने कॉन्ट्रा वेरिएंट हिसाब के इसको अक्स 1 नाम दे दिया गया, इसको अक्स 2, इसको अक्स बार 1 दे दिया गया, इसको अक्स बार 2 दे दिया गया। अब बताओ, ऐसे में सोचना कि x1 अक्स ही होता है, अक्स स्क्वायर के बराबर y क्यों रख दिया, ये तो हमारे पास पैराबोला का डायग्राम बन गया, पर वाले ऐसा नहीं है। अब मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, टेंसेस के अंदर आपके सारे मीनिंग बदल जाएंगे। तो अक्स 1 का मतलब क्या है कि ये पहले डायरेक्शंस बता रहा है, पहला कोऑर्डिनेटर, और ये दूसरा वाला डायमेंशंस बता रहा है। फिर दूसरी बार का मतलब दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फर्स्ट डायरेक्शंस को और सेकंड डायरेक्शंस को बता रहा है। ठीक है, ये इनके मतलब हो गए, ये इनका हमारे पास आपस में रिलेशंस हो गया है, ये हमारे पास इनका आपस में क्या हो गया है, रिलेशंस हो गया है। ठीक है, तो चलो अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिख रहा हूं, और जैसे ही मैंने इस डायग्राम के माध्यम से लिखा, ये कन्वर्ट होके ये आपस में रिलेटिव हैं, तो हमें पता चल गया कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर सप्लाई करना है। अदरवाइज आप इसमें देख भी नहीं पाते कि कहीं भी आपको नहीं दे रखा है कि आप कॉन्ट्रा वेरिएंट को काम में लोगे। ठीक है, तो केवल और केवल इस डायग्राम की वजह से ये सब हिडन प्रोसेस है, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। तो ऐसे हमारे पास कोई बात नहीं है, मैथ में कुछ भी मेरे को नहीं लगता कि आपको रटने की जरूरत है। बस एक बार कुछ शुरुआत करने के लिए हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज वगैरह आपको बता दी जाए, फिर आप धीरे धीरे वो भी आगे चल के एक्सप्लेन हो जाएंगी। ओके, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा और एडवांस में याद रखना, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ हम काम में लेंगे एक तो डेल एक्स बाई डेल आर को। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं ताकि जगह बच जाए हमारे पास आगे चल के। एक तो हम काम में लेंगे डेल एक्स बाई डेल आर, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में। ये सब क्यों करेंगे वो मैं बाद में बता दूंगा। तो इसका देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x। देखो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, प्लस वाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2x डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना भाई। मैं बोलूँ इसका आप डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर है। आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए दोनों साइड में, तो डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 2r, वाई तो 0 हो जाएगा ना, 2r और वाई आर का डेल आर बाई डेल एक्स, यहाँ पे लगाएंगे तो 2r डेल आर बाई डेल एक्स, 2 से 2 कैंसिल कर दो, r इसके नीचे ले आओ। तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डेल आर बाई डेल एक्स, या उल्टा करके देख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ही बात है, इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पर ऐसे कर लो, दोनों के पोलर एक साइड में, दोनों के कार्टेशियन एक्स और वाई एक साइड में। तो अब यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा कि डेल आर बाई डेल एक्स हमारे पास क्या आ गया है, तो ये आ गया है एक्स बाई आर। ठीक है, इसी प्रकार आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0, ये 2y आ जाएगा, तो वो आ जाएगा y बाई आर। तो डेल आर बाई डेल वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, y बाई आर। इसी प्रकार आप निकालेंगे डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, और डेल थीटा बाई डेल वाई क्या आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशंस नंबर 3। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशंस नंबर 3। तो निकालिए, थीटा के सापेक्ष निकालिए। तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो टेन इनवर्स का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में डेल बाई डेल एक्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, y अपॉन एक्स। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं एक स्टेप से मैं डायरेक्ट बताता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो y कांस्टेंट आ जाएगा, और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। तो आप अलग से करके देख लेना, यही आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कहने का मतलब डेल थीटा बाई डेल एक्स है वो आ गया माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए ध्यान से, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये आ जाएगा माइनस का y अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इतना तो सेम आएगा। अब की बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x तो आ जाएगा कांस्टेंट, और y का कितना हो जाएगा 1। तो इसमें ऐसे आ जाएगा x अपॉन, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर से r बन गया। तो ये खुद से निकाल के देख लेना, ये x अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका कि डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई। और इसको आप इक्वेशंस नंबर 3 मान लेना। और क्यों माना है, ये क्यों निकाले हैं, ये अभी थोड़ी देर में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हमें 2-3 छोटी छोटी बातों का पता चला। पहली बात तो क्या है कि हमने देखा कि एक स्पेसिफिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है और दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पोलर कोऑर्डिनेट में है। दोनों हमारे पास इस प्रकार से रिलेटिव हैं। तो ये हमने पहले वाले कोऑर्डिनेट लिख लिए, x1 x2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर s में, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस s बार के अंदर। तो इस फ्रेम के आपस में रिलेटिव से हमें पता चला कि कॉन्ट्रा वेरिएंट काम में आएगा। तो अब 2 लाइनें बीच में छोड़ना एक बार। अब मैं लिखूंगा यूजिंग कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ। ठीक है भाई, 2 लाइनें एक बार बीच में अपने को छोड़नी है, यूजिंग कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ, यूजिंग कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ। अब आपका पीछे वाला लेक्चर्स पढ़ा हुआ तो आप आराम से कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ को काम में ले सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ क्या होता है, अब इसे कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे मान लो ए बार आपने लगा दी आई, समझिएगा, ए बार आपने लगा दी आई, तो ये आ जाएगा हमारे पास से डेल एक्स बार आई। अब नीचे डिपेंड करेगा, बार नहीं आएगा, दूसरी फ्रेम का एक्स आएगा। यहां मान लो आपने जे लगा दिया तो ये आ जाएगा ए की पावर जे। ये हमारे पास कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ है। या फिर आपने यहां से हटा दिया बार, यहां से हटा दिया बार, तो यहां लगेगा बार और यहां लगेगा बार, मतलब दोनों फ्रेम आएंगी, एक तो एस फ्रेम एक्स का और एक एस बार फ्रेम। या फिर आप उल्टा सुल्टा बदल सकते हो, आई की जगह मान लो आपने जे कर दिया, या आई की जगह मान लो आपने पी कर दिया, और आई की जगह आपने पी कर दिया, जे की जगह आपने मान लो क्यू कर दिया, जे की जगह मान लो आपने क्यों कर दिया। या फिर वापस मान लो इधर ऊपर बार लगाया, ऊपर बार आया तो ये सिंपल आ गए। तो ये मैं पिछले वाले लेक्चर्स में समझा चुका हूं कि कैसे भी आप एक कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यूजिंग कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ। मान लो ए की पावर, अब मान लो मैं बार लगाना चाहूंगा और ऊपर मान लो छोटा पी ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, डेल एक्स की पावर पी अपॉन, और ये बार है तो ये बार ही आएगा। ठीक है, आप उल्टा करके देख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। अब ये नीचे क्यों ले लिया तो ये ए की पावर क्यों आएगा। तो आप आई जे लगाइए, छोटे एल एम लगाइए, के एम लगाइए, ऊपर यहाँ बार लगाइए, यहाँ बार लगाइए, यहाँ से हटा लीजिए, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हर तरह से इसको करके देखोगे। ये हम लास्ट लेक्चर्स में, इसी में हमें 50 मिनट लगे थे समझने में कि कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट को इसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमें कॉन्ट्रा वेरिएंट काम में लेना है। अब देखो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास एक टेंसर है। अब आप वापस क्वेश्चंस के अंदर पढ़ो, सिंस ए वेक्टर, अभी लिखा कुछ नहीं है ना, देखो सिंस ए वेक्टर, तो जो 2 लाइनें छोड़ी थी यहां हम लिखेंगे कि सिंस ए वेक्टर
ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स एक्स डॉट एंड वाई डॉट, एक्स डॉट एंड एक्स डॉट कोमा वाई डॉट इन एक्स डॉट कोमा वाई डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हो गया? अब यहां से देखो आप नंबर 1 लगा के लिखना भाई, ठीक है भाई। अब ये हमें पहले नंबर 1 करना चाह रहा हूं मैं, तो हमने लिख दिया कि नंबर 1 में क्या है, इट इज गिवन दैट बोल दो या सिंस बोल दो कि ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स एक्स डॉट वाई डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब ये गिवन का ही काम कर रहा है यहां तक, तो मैं इसे एक बार रफ कर रहा हूं। तो यहां मैंने लिख लिया कि इट इज गिवन दैट या सिंस ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स एक्स डॉट वाई डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो लेट अब आपको पता है लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग वेक्टर बोलूं या मैं टेंसर्स बोलूं, और टेंसर्स को मैंने बोला था कि डायरेक्ट ए से डिनोट किया जाता है, डायरेक्ट ए से डिनोट किया जाता है, बट आप बार बार डायरेक्ट ए नहीं लगा सकते, इसलिए लिखने के लिए सुविधा की दृष्टि से इसे ए की पावर पी और दूसरे में ए की बार क्यू, या एक में ए की बार पी दूसरे में ए की पावर क्यू। मतलब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं टेंसर दिखाना, एक में सिंपल छोड़ना, एक में बार लगाना, पी क्यू आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो हम बार बार डायरेक्ट नहीं कर सकते कि फिर पेन लिखा, फिर पेन से फेरा, फिर आगे चल के मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभार आप देखते हैं हम लेटर को बोल्ड में लिखते हैं। जैसे मान लो कोई भी हेडिंग डाली टेंसर है, तो आपने एग्जाम में ऐसे डाल दिया, जैसे मान लो टेंसर और इसकी डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो, फिर आपने बैठे बैठे ऐसे कर दिया। तो डायरेक्ट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए इनके लिखने का तरीका ऊपर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अब हमारे पास ये जो वेक्टर नाम दे रखा है, इसी का मतलब क्या है, इसके अंदर टेंसर्स हैं। कितने टेंसर्स के उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, एक के एक्स डॉट है और एक के वाई डॉट है। तो हमने माना एक तो हमारे पास ए ऐसे है एक्स डॉट है, और दूसरा हमारे पास ए ऐसे है वाई डॉट है, दूसरा हमारे पास ए ऐसे है वाई डॉट है, ठीक है। अब क्या चल रहे हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, थोड़ी सी पहचान बता दो। तो ये मान लो कि पहला वाला है और ये मान लो आप दूसरे वाला है। कितने होंगे भाई, 2D के अंदर चल रहा है तो 2 से ज्यादा टेंसर तो होने नहीं है, या 2 से ज्यादा वेक्टर तो होने नहीं। उसके कंपोनेंट्स लिख रखा है अगले ने कि वेक्टर हैज कंपोनेंट्स, और आपको पता है वेक्टर ऑफ कंपोनेंट्स ही क्या कहलाते हैं, टेंसर्स कहलाते हैं। तो एक टेंसर्स हमारे पास एक्स डॉट आ गया, दूसरा हमारे पास वाई डॉट आ गया, तो ये हमारे पास A1 एक नंबर का टेंसर आ गया, ये हमारे पास सेकेंड टेंसर्स आ गया। इसको आप बोल देना इक्वेशंस नंबर 4, इसको हम बोल देंगे इक्वेशंस नंबर 4, ठीक है भाई। तो अब आप यहाँ इस इक्वेशंस नंबर 4 तक ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, डाटा है वो टोटल हमें मिल चुके हैं। अब हमें इसी रिजल्ट्स को इधर से उधर ड्राइव करना है या दौड़ाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास अब कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ हमें काम में लेना है, और कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ को आपने ऐसे लिख दिया अपनी मर्जी से, पी क्यों लगाना, आप आई जे लगाना, आप छोटे एल के एम एम एन एन तो मत लगाना, क्योंकि एन में तो आप फंस जाओगे आगे चल के एम एन, इसलिए गलती से बचने के लिए आई जे पी क्यू और छोटे एल और छोटे एम वगैरह, या के एल एम के में कुछ भी ले सकते हो। तो हमने मान लिया ए बार पी इज इक्वल टू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स क्यू इंटू ए की पावर क्यू। अब हमें पता है ये किसके अंदर चल रहा है, 2D के अंदर चल रहा है। देखिए अब हमें पता है ये किसके अंदर चल रहा है, हमारे पास 2D के अंदर चल रहा है, तो 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे। अब देखो P का मान भी आपको 1 और 2 रखना पड़ेगा, Q का मान भी आपको 1 और 2 रखना पड़ेगा, है ना भाई। अरे P का मान भी एक बार 1 रखना पड़ेगा और एक बार 2 रखना पड़ेगा। तो हो सकता है ये 1 1 आ जाए, ये 1 1 आ जाए, फिर ये 2 2 आ जाए, ये 2 2 आ जाए, ये 1 1 आ जाए, ये 2 2 आ जाए। अरे भाई P की जगह क्यों रखना पड़ेगा, देखो P की जगह हमें रखना पड़ेगा 1 भी रखना पड़ेगा, 2 भी रखना पड़ेगा। 2D में है, Q की जगह 1 भी रखना पड़ेगा और 2 भी रखना पड़ेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है आप P Q को ऐसे रख दो। देखो मान लो P और Q रखने हैं, तो हो सकता है आप 1 1 रख दो, हो सकता है आप 1 2 रख दो, हो सकता है आप 2 1 रख दो, या हो सकता है आप 2 2 रख दो, है ना। अरे भाई 1 2 है तो 4 कंडीशंस बन गई, 1 1 या फिर 1 2, मतलब P Q की जगह 1 Q की जगह 1, या फिर 1 और 2, फिर P की जगह 2 Q की जगह 1 और एक बार P की जगह 2 एक बार Q की जगह 2। तो 4 स्टेप्स चलेंगी, और मैं अगर एक साथ 1 1 2 2 2 1 2 2 में आपको उलझाऊं तो आप उलझ जाओगे। इसलिए हमें कोई एक बार एक करना है, हमें क्या करना है भाई, कोई एक बार एक करना है, ठीक है।
तो हमारे पास ऐसे करो कि आप एक बार क्यों की वैल्यू रख लो, तो हम लिखेंगे टेक, या आप ऐसे इसको ड्राइव कर सकते हो, और अथवा इसी के नीचे लिख देना आप कि ए बार पी है। ध्यान देना, मैं पी को एक बार ऐसा का ऐसा ही छोड़ रहा हूं, तो डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू इंटू ए की पावर क्यू प्लस डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स की पावर क्यू इंटू ए की पावर क्यू। तो क्यू की वैल्यू में एक बार तो क्या ले रहा हूं 1 ले रहा हूं, और एक बार मैं क्या ले रहा हूं 2 ले रहा हूं। तो एक बार तो ये क्या आ गई 1 आ गई, और एक बार ये क्या आ गई 2 आ गई। मतलब समझना भाई, ऐसे नहीं कि x1 की पावर मतलब 1 होता है, ये मैं लेक्चर 1 से समझाता रहा हूँ ना ही ये एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट डायमेंशंस को दर्शाता है, ये सेकंड डायमेंशंस को दर्शाता है। अब आप में कुछ के ऐसे लग सकता है कि सर बीच में प्लस क्यों लगा दिया, तो आपको लेक्चर्स 1 की ओर जाना पड़ेगा। ये किसके अंदर होते हैं, वास्तव में समेशन के अंदर होते हैं, और आइंस्टीन समेशंस कन्वेंशंस नाम लिखा था तो उन्होंने समेशंस को हटा दिया था, तो ये उसी के लिखने का तरीका है। ये लास्ट लेक्चर 3 में मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ समेशन एक प्रकार से हिडन है, तो ये अपने आप में क्या चला गया। देखो ध्यान देना, पी को हमने ऐसा कैसा छोड़ दिया है, क्यू को हमने एक बार 1 1 लिख दिया और एक बार हमने 2 2 लिख दिया है, और इसको एक साथ शॉर्टकट में लिखने को ही क्या बोलते हैं, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। और ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर और लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत ही डिटेल से मैं बता चुका हूं कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो टेंसर्स अपने आप में एक एटीट्यूड वाला पेपर है, इसको लिखने का थोड़ा सा नजरिया बदल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम से सिंपल है अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो तो। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, एक बार गलती से बचने के लिए पी को रहने दिया ऐसा कैसा, और क्यू को रख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक बार पी की जगह 1 रख लेंगे और एक बार पी की जगह 2 रख लेंगे। तो आने 4 ही थे, 1 2 3 और 4, 1 1, देखो 1 1 2 2। फिर हमने एक बार पी की जगह 1 रख लेंगे और एक बार पी की जगह 2 रख लेंगे। तो ऐसे हम छोटे छोटे रिजल्ट्स रख लेंगे, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब अपने को एक बार थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, तो मैं यहाँ इन इक्वेशंस को मैं इकट्ठा लिख लेता हूं कि x1 की जगह है हमारे पास x, x2 की जगह हमारे पास y। ठीक है भाई, हमारे पास है x1 की जगह है x, x2 की जगह y, x बार 1 की जगह r, x बार 2 की जगह थीटा। ये तो है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 आपका लिखा हुआ है, इसलिए आप इसे ऐसा नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशंस नंबर 2, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इसे आप याद रखिएगा, इसे हमने पहले ही ऑलरेडी सोल्व करके बैठे हैं। एक हमारे पास ये आ जाएगा कि डेल r बाई डेल x है, ये है हमारे पास x अपॉन r, डेल r बाई डेल y है, ये हमारे पास y अपॉन r। फिर डेल थीटा अपॉन डेल x है, डेल थीटा अपॉन डेल x है, वो है माइनस का y अपॉन r स्क्वायर, एंड डेल थीटा बाई डेल y है, वो है हमारे पास x अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस नंबर 2 था, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2 था। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ से रिजल्ट नंबर 1 कर रहे हैं, ध्यान देना, ओनली एंड ओनली हम रिजल्ट नंबर 1 कर रहे हैं। आगे चल के हम इसी प्रकार इस रिजल्ट 2 को करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 2 नहीं, सॉरी इक्वेशंस नंबर 3 है भैया, आप बाद में उलझ जाओगे इसको। ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3 है। इसके अलावा हमारे पास a1 कितना आ गया, x डॉट। इसके अलावा हमारे पास a1 कितना है, x डॉट। a2 कितना है हमारे पास y डॉट, और इसको हमने नाम बोल दिया है इक्वेशंस नंबर 4 है। इसको हमने क्या नाम बोल दिया भैया, इक्वेशंस नंबर 4 है। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5 है। a की बार p इज इक्वल टू डेल x की बार p अपॉन डेल x की 1 इंटू में a की पावर 1 प्लस डेल x की बार p अपॉन डेल x की 2 इंटू a की पावर 2 इंटू a की पावर 2। ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5 है। तो ये थोड़े रिजल्ट साइड में आ गए, इस वजह से हमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब आप यहाँ से एक एक करके रिजल्ट्स की वैल्यू रखिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम पहले नंबर 1 कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम नंबर 1 कर रहे हैं। इस नंबर 1 में हम ये लिख चुके हैं। देन का मतलब अब ऐसा हमें सिद्ध करना है कि r डॉट और थीटा डॉट इसके कंपोनेंट से इन पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाए। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले हमने Q की जगह 1 1 और 2 2 रख दिया। अब आप P में रखो तो आप बोलिएगा टेक P इज इक्वल टू 1। अब हम क्या रखेंगे, टेक P इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशंस 5 वी गेट, इन इक्वेशंस 5 वी गेट। ठीक है, तो रखिए P की जगह 1 रखिए तो ये कितना आ जाएगा a बार 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा a बार 1। ध्यान देना बार P है मतलब 1 अपॉन डेल x की 1 इंटू a की पावर 1 प्लस डेल x बार की P की जगह हमें रखना है 1 और ये आ जाएगा डेल x की 2 और a की पावर 2। हमने इस P की जगह 1 रखा, इस P की जगह 1 रखा, इस P की जगह 1 रखा। ठीक है, बाकी ऐसा कैसा रोक दिया। अब आप इक्वेशंस 1 की हेल्प ले लीजिएगा यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 4। यस, यहाँ कौन कौन सी काम आ रही है, एक तो इक्वेशंस 1 काम आएगी जिसके अंदर हम इसकी वैल्यू रखेंगे और दूसरी हमारे पास है इक्वेशंस नंबर 4 काम आएगी जिसमें a1 और a2 की वैल्यू रखेंगे। तो a बार हमें एक प्रकार से निकालना ही है। अरे भाई इस कंपोनेंट s के लिए था, पोलर कोऑर्डिनेट s बार के लिए था, तो s बार ही तो हमें निकालना है। तो ये देखिए डेल x बार 1 क्या है भाई, x बार 1 है वो r है, x बार 1 है वो r है अपॉन डेल x1 क्या है, x1 खुद x है, ध्यान से x1 हमारे पास खुद ही x है इनटू में a1 क्या है हमारे पास x डॉट, a1 हमारे पास क्या है x डॉट प्लस डेल बाई डेल x बार 1, फिर से x बार 1 का मतलब क्या है r है, फिर से x बार 1 का मतलब क्या है r है अपॉन डेल x2 और x2 का मतलब क्या है इस इक्वेशन के अंदर y है इनटू a की पावर 2। और यहां से देखिए a की पावर 2 किसके बराबर है, y डॉट के, a की पावर किसके बराबर है, y डॉट के। अब मैं क्या करूंगा डेल r बाई डेल x की वैल्यू रख लेता हूं, डेल r बाई डेल y की वैल्यू रख लेता हूं, कहां से, इस इक्वेशन नंबर 3 से, इसलिए हमने पहले ही इसका एडवांस में निकाल के छोड़ लिया था। तो ये आप थोड़ी सी बात ध्यान में रख लेना और वैसे प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में रह भी जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास a बार 1 ऐसा कैसा, रखिए भाई डेल r बाई डेल x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास a बार 1 है ऐसा कैसा, डेल r बाई डेल x की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन r, ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन r और ये x डॉट ऐसा कैसा, डेल r बाई डेल y की वैल्यू कितनी है y अपॉन r और ये r डॉट ऐसा, सॉरी ये y डॉट है ऐसा का ऐसा, ये y डॉट है ऐसा का ऐसा और साइड में लिख देना भाई ये हमने इक्वेशंस 3 को काम में लिया है, हमने इक्वेशंस नंबर 3 को काम में लिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बच गई, इसमें ऐसे कर लो x डॉट प्लस y डॉट और r इसके अंदर आप एलसीएम ले लो और ध्यान दो a बार 1 के बराबर है। ठीक है, अब आप इसे लिख दो r डॉट और ये आ जाएगा अपॉन r से r कैंसिल हुआ और साइड में बोल देना भाई सिंस, आप बोल देना सिंस r डॉट इज इक्वल टू r डॉट इज इक्वल टू x डॉट प्लस y डॉट प्लस y डॉट और ऐसा इक्वेशंस नंबर 2 की वजह से हुआ है, साइड में लिख देना ऐसा इक्वेशंस नंबर 2 की वजह से हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2 में ऐसे था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ये किसके बराबर था, r स्क्वायर के बराबर था। अब मैं बोलूँ इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ध्यान देना t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r dr बाई dt, इसका हो जाएगा 2x dx बाई dt और इसका हो जाएगा 2y dy बाई dt, 2y dy बाई dt, बीच में प्लस है प्लस लगाइएगा। ठीक है, 2 कॉमन लेके काटिए, 2 कॉमन लेके काटिए, dr बटा dt का मतलब कितना होता है r डॉट, अरे भाई t लगाओ, या dx बटा dt को आप x डॉट लिखिए, dy बटा dt को आप y डॉट लिखिए। तो यहाँ के आप साइड में लिख देना कि r डॉट है वो किसके बराबर होता है x डॉट प्लस y डॉट के, r किसके बराबर है x डॉट प्लस y डॉट के। ठीक है, तो यहाँ हमने x डॉट प्लस y डॉट की जगह क्या रख दिया r डॉट रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए r से r हमारे पास है कैंसिल से, तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इंप्लाइज a बार 1 है, ये हमारे पास कितना आ गया r डॉट,
ए बार 1 है, ये हमारे पास कितना आ गया आर डॉट है, मतलब दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब की बार दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है, उसका पहला टेंसर्स क्या आना चाहिए, एक प्रकार से एक क्या दूसरा टेंसर या वेक्टर ऑफ कंपोनेंट्स क्या आना चाहिए आर डॉट। देखिए पहला आर डॉट ये आ रहा है क्या कि आर डॉट आर इट्स कंपोनेंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब बार लग गया पोलर कोऑर्डिनेट में। सिंपल ए था हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, सिंपल कोऑर्डिनेट के अंदर बार लग के चेंज हो गया आर डॉट, ये हमारे पास आर डॉट है, आंसर्स आ गया। ठीक है, कब, जब हमने इस इक्वेशंस नंबर 5 में p बराबर 1 रखा, जब हमने इक्वेशंस 1 में p बराबर 1 रखा। अब आप वापस से लिखिए इधर से अगेन टेक p इज इक्वल टू 2। अब की बार हम क्या रख लेंगे p इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशंस के अंदर, क्योंकि हमें रखना था क्यों को तो हम पहले ही 1 1 2 2 रख चुके हैं, एक बार p को हमें 1 रखना था और एक बार p को हमें 2 रखना था। तो चलिए अब की बार यहाँ 2 कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा a बार 2 आ जाएगा। यहाँ कितना है, एक तो यहाँ है और एक हमारे पास है यहाँ है। देखिए p की जगह हमने क्या रख लिया 2 2 और 2। फिर से आप लीजिए यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 4, तो ये आ जाएगा a बार 2। अब की बार अक्स बार 2 क्या है, देखिए ध्यान से, अक्स बार 2 थीटा है, अक्स बार 2 हमारे पास क्या है भाई थीटा है, ये तो चेंज नहीं होगा ना। अक्स बार हमारे पास क्या है, अक्स बार 2 थीटा है, ध्यान दीजिए बाकी चेंज नहीं होगा। तो एक इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 4 फिर से काम आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगी a बार 2। अब की बार आ जाइए डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है भाई माइनस का y अपॉन आर स्क्वायर। ये ऐसा कैसा, डी थीटा बाई डी डेल या डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है एक्स अपॉन आर स्क्वायर और इंटू वाई डॉट, ये भी किसके अंदर है इसी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहां से आप क्या करोगे आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अब की बार हम क्या करेंगे इसके अंदर आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना भाई। अब की बार हम क्या करते हैं इसके अंदर से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये ऐसे बचेगा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहले तो इसको लिख दो एक्स वाई डॉट है और माइनस वाई एक्स डॉट, माइनस वाई एक्स डॉट है अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसे क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लगाते हैं ना, फिर यहाँ क्या लिखेंगे साइड में सिन से हम जानते हैं कि, अब रुक जाओ आप एक बार वापस से इक्वेशंस 2 में क्या था, पहले तो ये था देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम काम में ले चुके हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम काम में ले चुके हैं। दूसरा ऐसे था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। यस, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा का कितना हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा डॉट हो जाएगा, थीटा का कितना हो जाएगा थीटा डॉट हो जाएगा। टेन इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब की बार हमें y अपॉन x का t के रिस्पेक्ट में करना, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। यस, अरे u अपॉन v मेथड नहीं होता, u अपॉन v मेथड v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। तो अब की बार पहले तो टेन इनवर्स का कर दिया, फिर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आपको पता है ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन 2 की वजह से किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। ये हमारे पास किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, और यही हमें क्या लिखना है, ऐसे लिख देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये बराबर हो गया थीटा डॉट के, आप बोल देना सिंस यूजिंग इक्वेशंस 2 थीटा डॉट है वो हमारे पास आ गया एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देना आप इस इक्वेशन नंबर 2 की वजह से। सो ए बार 2 है, इसका मतलब कितना आ गया थीटा डॉट आ गया। और यही हमें क्या कहना चाह रहा है, यही हमें क्या कहना चाह रहा है कि बार का मतलब सेकंड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पहला हमारे पास कार्टेशियन था, दूसरा हमारे पास पोलर है। पोलर के अंदर दूसरा वेक्टर थीटा डॉट होना चाहिए या दूसरा कंपोनेंट थीटा डॉट होना चाहिए। तो देख लो पहले में हमें ए बार 1 कर चुके थे कंपोनेंट्स, दूसरे में हमारे पास क्या गया थीटा डॉट। ठीक है, तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। ओके भाई,
तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसका उल्टा कर लो, एक पहला प्रूफ हुआ है। अगर मान लो एग्जाम में केवल इतना पूछे तो ये इतना आ जाएगा। अब एक बार सेकंड की तरफ और ध्यान दे लेते हैं। रिजल्ट्स हमारे पास यही रहेंगे, रिजल्ट्स हमारे पास क्या रहेंगे भाई, यही रहेंगे। इनके अंदर हमारे पास कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, बदलेगी तो केवल एक बात बदलेगी, अब की बार थोड़े से कंपोनेंट से अलग दे रखे हैं बस, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो मैं मान के चलूँगा यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। दिखने में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ में भी आ जाएगा, बट ये कॉन्ट्रा वेरिएंट क्यों काम कर रहा है, क्यों हम इस वजह से लिख रहे हैं, क्या हमें बार लगाने की जरूरत पड़ गई है, तो ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉन्ट्रा वेरिएंट लॉ, कॉन्ट्रा कोवेरिएंट लॉ वगैरह की डेफिनेशंस के अंदर से निकाल के हम इसे लाए हैं। ओके, तो ये हमारे पास नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। अब हमें सेकंड नंबर का रिजल्ट प्रूफ करना है। यस, अब हमें सेकंड नंबर का रिजल्ट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिंस इट इज, या तो लिख लो इट इज गिवन दैट, या लिख लो सिंस, वही लैंग्वेज, ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स, सेम लैंग्वेज लिखेंगे, ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स रख रहा है, एक तो x डबल डॉट और एक y डबल डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये गिवन का काम करेगा। ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स x डबल डॉट y डबल डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सो वी टेक या सो लेट। ठीक है भाई, पहले वाले में हमने क्या माना था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस A1 एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस A2, फ्रेम ऑफ रेफरेंस A2। पहले वाले क्वेश्चन में तो x डॉट और y डॉट कंपोनेंट थे, अब की बार क्या आ गए, x डबल डॉट एंड y डबल डॉट। तो आप लिख लो सो x1 की जगह आपने क्या मान लिया, x डबल डॉट, और A2 की जगह आपने क्या मान लिया, y डबल डॉट। और इसको आप इक्वेशंस 5 तक आ चुके हो, इसे आप इक्वेशंस नंबर 6 नाम दे दीजिएगा, इसे आप इक्वेशंस नंबर 6 नाम दे दीजिएगा। तो अब की बार हमारे पास बदल के, भूल जाइए भाई A1 A2, ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब x डबल डॉट और y डबल डॉट आ चुके हैं, और ये हो गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6। बाकी हमारे पास सब कुछ सेम है। आगे देन इट्स, मतलब अब हमें प्रूफ करना है। नाउ हियर वी हैव टू सो दैट, पहले वाले में हमने नहीं लिखा, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नाउ हियर वी हैव टू सो दैट, नाउ हियर वी हैव टू सो दैट। इसी प्रकार आप चाहो तो पहले वाले में लिख सकते हो। क्या शो करना है कि इट्स रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, इट्स रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई, मीनिंग्स वगैरह समझ में जी लिखा हुआ है, इन कंपोनेंट्स आर, ये हमें प्रूफ करना है। r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर एंड थीटा डबल डॉट प्लस 2 बाई आर r डॉट और थीटा डॉट, अर्थात ये किसके अंदर आ गए, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, एक तो ये आ जाए a बार 1, ये बार 1 तो ऐसे आ जाए r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, पोलर के लिए a के बार लगाइए, दूसरा टेंसर आ जाए इसका थीटा डबल डॉट प्लस 2 बाई r डॉट और थीटा डॉट। ठीक है, r डॉट और थीटा डॉट, एक हमारे पास ये आ जाए। ओके, पहले वाले में क्या था, a बार 1 हमें ये प्रूफ करना था r डॉट, और a बार 2 हमारे पास है थीटा डॉट। तो आप लिखना चाहो तो पहले वाले में फेर में नोट करते वक्त लिख सकते हो आप कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट रिस्पेक्टिवली कंपोनेंट सेम टू सेम, ऐसे वहाँ 1 ये करना था, यहाँ a बार 1 ये आना चाहिए, a बार 2 हमारे पास है ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6, बस कुछ नहीं बदला। पहले वाले क्वेश्चन में x डॉट y डॉट दिए थे, अब की बार x डबल डॉट y डबल डॉट एक टेंसर का काम करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर में टेंसर्स का काम करेंगे। अब वही प्रोसेस जो आपने पहले वाले क्वेश्चंस में अप्लाई किया है, अब आप फिर से उसी सेम प्रोसेस को आप अप्लाई करोगे। ठीक है भाई, हम सेम पैटर्न और उसी प्रोसेस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और एक हमें ये a बार 1 लेके आना है और ये a बार 2 लेके आना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, इक्वेशंस नंबर 5 में पहले 1 रखिए, a बार 1 लाना है,
कहने का मतलब अब हमें ऐसे सिद्ध करना है, देखो मैं एक बार क्वेश्चन को हटा देता हूं यहां से। अब हमें सिद्ध करना है a बार 1, ये a बार 1 सिद्ध करना है और ये a बार 2 सिद्ध करना है। ये हमारे पास a बार 2 सिद्ध करना है, ठीक है। तो a बार 1 कब आएगा? जब आप इक्वेशंस नंबर 5 के अंदर p की जगह 1 रखोगे। और a बार 2 कब आएगा? जब आप इस इक्वेशंस नंबर 5 में p की जगह 2 रखोगे। तो अब लिख लीजिएगा टेक p इज इक्वल टू, बाकी मैं इसमें रफ कर देता हूं, है ना भाई, बाकी मैं इसमें यहां से रफ कर देता हूं। ये क्वेश्चन हमारे पास इजी ही है अगर आपने इसे ठीक ठीक स्टेप से समझा हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेक p इज इक्वल टू, लिखिए इधर, टेक p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 वी गेट, इन इक्वेशन 5 वी गेट। तो चलिए 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? a बार 1, ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास है a बार 1 डेल अक्स बार p की जगह 1, नीचे ये 1 फिक्स है, इनटू में ये a1 फिक्स है, इनटू में ये हमारे पास है a1 फिक्स है, प्लस डेल अक्स बार p की जगह फिर 1 आ जाएगा, नीचे 2 और यहाँ a की 2 फिक्स है, 2 2 1 1, p की जगह हमको 1 रखना तो हमने 1 रख दिया है। कौन सी इक्वेशन को काम में लोगे भाई? यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 4, है ना भाई, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 4। पहले आपके पास 4 थी, अब की बार हमारे पास 4 नहीं 6 चल रही है, तो 4 1 और 6 को काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे? ये तो आ जाएगा हमारे पास a बार 1 और ये डेल अक्स बार 1 क्या है हमारे पास? ध्यान से, अक्स बार 1 है r, डेल अक्स 1 कितना है? डेल अक्स 1 कितना है? अक्स है, तो ये आ जाएगा डेल अक्स। a1 हमारे पास क्या आ गया? आज अक्स डबल डॉट आ गया है, बस a1 हमारे पास क्या आ गया है? अक्स डबल डॉट आ गया है और कोई चेंज नहीं हुआ। अक्स बार 1 क्या है? r है, अक्स 2 कितना है? y है, a2 कितना है? हमारे पास y डबल डॉट है, a2 हमारे पास y डबल डॉट है। फिर से किसको काम में लोगे? यूजिंग इक्वेशन से 3 को, किसको काम में लेंगे भाई? इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। तो डेल आर बाई डेल एक्स हमारे पास क्या है? डेल आर बाई डेल एक्स हमारे पास क्या है? अक्स अपॉन आर है, और डेल आर बाई डेल वाई वाई अपॉन आर है। तो ये तो आ गई अक्स अपॉन आर और अक्स डबल डॉट, ये ऐसा कैसा? ये आ गई वाई अपॉन आर और ये आ गई वाई डबल डॉट। आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसको ऐसे रख लोगे, अक्स डबल डॉट प्लस वाई वाई डबल डॉट प्लस वाई वाई डबल डॉट अपॉन आर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख देना a बार 1 के बराबर। अब देखिए वापस से, अब इसको सोल्व करना तो हम बोलेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2, हमें शॉर्टकट में लेना है भाई, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 2, ध्यान से, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 2। वहां हमारे पास ऐसे था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं बोलूँ उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो आर का आर डॉट हो जाएगा, 2 अक्स का अक्स डॉट हो जाएगा, 2 वाई का वाई डॉट हो जाएगा। लिखना नहीं, एक बार रफली करना है। फिर हमने देखो 2 से 2 काटा था, तो ये आपको याद होगा, ये हमने सेक्शन 1 के अंदर काम में लिया, जो ये नंबर 1 वाला प्रूफ काम में लिया, वहां हमने अक्स डॉट प्लस वाई डॉट की जगह क्या रख लिया? आर डॉट। पर आज ध्यान दीजिए, आपको तो अक्स डबल डॉट लेके आना है, तो आप ऐसे लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन 6 के बाद इक्वेशन 7 मान लेना, एक बार काम आएगा। अब हमें क्या चाहिए? अक्स डबल डॉट चाहिए। इधर से देखिए, अक्स डबल डॉट चाहिए और वाई डबल डॉट चाहिए। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 8। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ अक्स डबल डॉट और यहाँ वाई डबल डॉट। तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा अक्स डबल डॉट लाने के लिए? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो फिर से आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम क्या करेंगे? पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन, फिर से डॉट लगा दीजिए। इसी प्रकार पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन अक्स डॉट। इसी प्रकार इसके अंदर पहले y को छोड़ दीजिए, y डॉट का डिफरेंशिएशन y डबल डॉट, फिर y डॉट को छोड़ दीजिए, y डॉट का y डॉट। ओके, अब हमें ये बचा के चलना है। हमें क्या बचा के चलना है भाई?
ये बचा के चलना है। x x डबल डॉट y y डबल डॉट, x x डबल डॉट y y डबल डॉट। तो इसे अब अपने को रफली करना है। क्या बचेगा इधर से, मैं देखो एक बार इसे रफली लिख रहा हूँ आपको, तो ये क्योंकि जगह भी कम अपने पास है, आर आर डॉट प्लस ये आ जाएगा आर डॉट का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x x डबल डॉट, और इसको मैं एक बार लेना चाहूँ y y डबल डॉट प्लस x डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डॉट का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा एक बार इस चीज़ को कि हमारे पास ये है, हमारे पास x x डबल डॉट प्लस y y डबल डॉट, अभी x डॉट का होल स्क्वायर y डॉट का होल स्क्वायर से, और ये हमारे पास r स्क्वायर है। अब ये स्टेप्स हमारे पास यहाँ से गायब होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप्स हमारे पास यहाँ से क्या होनी चाहिए, गायब होनी चाहिए। तो आप ऐसे करो, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल